हेलो स्टूडेंट, मैं सत्ता सर। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित कक्षा 9वीं सेट ए जो आया था, इसमें हमने एक अंक वाले प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक सॉल्व करा दिए पिछले वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 6 से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो स्टूडेंट आप पिछले वीडियो के माध्यम से इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए, और आगे के इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न क्रमांक 6 से हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, और जितने भी आपने क्वेश्चंस करके आए हैं उसमें जो भी दिक्कतें थी, जो भी समस्या थी, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1/5 और 1 है ना, यानी 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि परिमेय संख्या ज्ञात करने की मेथड है अलग अलग, है ना। तो हम सबसे पहले जो मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि आपको बहुत आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से हम इसको समझा पाएं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 है हमारे पास। अब स्टूडेंट हमको क्या करना है कि 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो 1/5 है ना, अभी थोड़ी देर के लिए हम 1/5 को रहने देते हैं क्योंकि हर समान होना चाहिए, और दूसरी संख्या हमारे पास है 1। तो 1 के बटे में कुछ नहीं, तो 1 के बटे में 1 कर लेंगे। अब स्टूडेंट क्या होगा, यदि हम इसके बटे में 5 लाएं तो यहां पर 5 का गुणा और 5 का भाग करेंगे हम, तो 5/5 होगा। तो इसके बीच में जब हर समान हो जाए तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4, तीन ही संख्या आ पा रही, मतलब तीन ही परिमेय संख्या हम निकाल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि यहां पर हम 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 1 कम क्या हो गया स्टूडेंट, 2, और 5 दूनी क्या हो गया, 10। ठीक है, अब ये 2/10 हो गया, यानी यहां पर हर में हमने कितना लाया स्टूडेंट, 10। तो यहां भी अगली संख्या में भी 10 लाएंगे, तो 1 है तो हमको 10 का गुणा और 10 का भाग करना पड़ेगा। तो 10 1 कम क्या हो गया स्टूडेंट, 10। 10 1 कम क्या हो गया, 10, यानी 1 का जो मान है वो 10/10 के भी बराबर होता है। अब जब हर समान है दोनों में, तो अब हमको आसान हो जाएगा। हमको जितनी भी परिमेय संख्या लिखना है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 4 परिमेय संख्या, तो हम बोलेंगे कि अतः 4 परिमेय संख्या क्या क्या होगी। तो आप कुछ नहीं करना स्टूडेंट, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो ये हो गया, पहला हो गया 3/10 लिख लिए, बटे 10 सेम रहना चाहिए, लेकिन हर में सेम रहना चाहिए, है ना। तो इसके बाद वाली संख्या से लिखना शुरू करिए। 3/10 हो गई, 4/10 हो गई, 5/10 हो गई, 6/10 हो गई, 7/10 भी हो जाएगी, 8/10 भी हो जाएगी, 9/10 भी हो जाएगी, है ना। वहां तक हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको 4 ही चाहिए था, इसलिए हमने 4 लिख लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। परिमेय संख्या जरूर नहीं कि यही हो, क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। 4 बोला है तो 4 निकालकर आप कोई भी 4 निकाल सकते हैं। तो मेथड बहुत सारी है और अलग अलग मान भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अथवे में दिया है कि 1/2 का हर परिमेयकरण कीजिए। चलिए स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर का परिमेयकरण वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला, है ना। अब आगे हल कर रहे हैं हम स्टूडेंट, क्या करना है हमको, 1/2। अब हर का परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है कि हर का परिमेयकरण, है ना, हर का परिमेयकरण करने पर अब स्टूडेंट जब भी हमको इस तरीके की संख्या है और नीचे हर में क्या है, करनी वाली संख्या है, तो हर का परिमेयकरण में कुछ नहीं करना। हर में क्या है, करनी 2 है, तो करनी 2 का गुणा अंश में और करनी 2 का गुणा हर में हो जाएगा, यानी करनी 2 बटे करनी 2 का गुणा हमको इस परिमेय संख्या में कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही हम करेंगे तो अब अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा, है ना। तो ये करनी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी 2 1 कम करनी 2 हो गया, और करनी 2 गुणित करनी 2 करेंगे तो करनी 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग, है ना। और वर्ग से करनी क्या होती है, कैंसिल। ठीक है ना, तो वर्ग से करनी कैंसिल कर दिए तो यह हो जाएगा करनी 2/2, और यही इसका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाएं और फिर इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रश्न क्रमांक 7 है, सरल कीजिए। अब यहां पर सरल कीजिए जो वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहां पर हमको दिया है कि क्या 7 की घात 1/2 गुणित, है ना, कोष्टक है ना, गुणित, है ना, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा है ना, और 8 की घात 1/2 है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या होगा कि जब घात समान होती है ना, और संख्या अलग अलग है, तो घातांक नियम ये कहते हैं कि दोनों का अंदर एक कोष्टक में गुणा हो जाएगा और घात दोनों की एक साथ लिखा जा सकता है। ये घातांक नियम से करें, है ना। तो ये होता है कि घातांक नियम है a की घात m और b की घात m, तो हम इसको ab की घात m ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 7 कितना हो गया, 56 की घात
1/2। अब जब हम 56 के गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट, तो 56 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7, है ना, की घात 1/2। अब क्या होगा कि 1/2 है ना, तो 1/2 है तो ये 2 का जो भी जोड़ा होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाहर हो गया और ये हो गया 7 दूनी 14, है ना। या हम कह सकते हैं कि 1/2 का मतलब क्या होता है, करनी लगा सकते हैं हम चाहें तो। ठीक, अब करनी लगी है तो ये 2 बाहर आ गया, तो 7 दूनी क्या हो गया 14 करनी के साथ। ठीक है, क्योंकि 1/2 का मतलब घात 1/2 का मतलब क्या होता है, करनी, यानी करनी का मतलब घात 1/2 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करनी 14। ठीक है, गुणनखंड करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अथवा वाला कर लेते हैं इसी में हम। अब अथवे में हमको क्या दिया गया है स्टूडेंट, हमको दिया है प्रश्न की 5/3 ऋण करनी 5 को सरल कीजिए। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, यानी आपको आने वाले एग्जाम के लिए भी तैयार रहना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 5/3 ऋण करनी 5। अब स्टूडेंट इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे कि नीचे हर में जब करनी वाली संख्या आ जाए और सरल करने के लिए बोले, तो आप समझ जाइए कि इसमें हमको करना है हर का परिमेयकरण। क्या करना है, हर का परिमेयकरण करने पर, है ना, हर का परिमेयकरण करने पर। बोला नहीं है कि हर का परिमेयकरण करना है, प्रश्न को थोड़ा सा उसने बदल के क्या बोला, सरल कीजिए। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे कि नीचे हर में करनी वाली संख्या दिख रही है, तो आपको हर का परिमेयकरण करना है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। चलिए अब स्टूडेंट जब भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो संख्या जो लिखी है तो वो एज इट इज लिख देना है आपको, जैसे का तैसा। अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर केवल एक करने वाली संख्या थी तो हमने उसका ऊपर नीचे गुणा कर दी थी, लेकिन जब इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यदि संख्या आ जाए जिसमें प्लस माइनस हो बीच में, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि करनी 3 ऋण है तो आपको यहां धन लेकर करनी 5, यानी करनी 3 धन करनी 5 का गुणा अंश में और हर में करना है। ठीक है, इससे वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं होने वाला क्योंकि हम सेम संख्या का गुणा भाग कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यदि यहां पर, है ना, हर में यदि माइनस है तो आपको उनके बीच में प्लस लेके गुणा भाग करना है, यदि यहां प्लस होता तो माइनस लेके गुणा भाग करना। बस इतना सा आपको याद रखना है। बस अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आप गुणा कर लीजिए। तो 5 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 5 का गुणा करनी 3 में हो गया, तो 5 करनी 3 हो गया। धन है तो धन लगा लीजिए, 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो 5 करनी 5 हो गया, और नीचे हो जाएगा करनी 3, है ना, करनी 3 ऋण करनी 5, और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम करनी 3 धन करनी 5, क्योंकि दोनों का गुणा हो रहा है ना। अब स्टूडेंट यहां पर क्या है, हमेशा जब भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला हमेशा बनने वाला है। और a माइनस बी a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि उसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम ये वाला फॉर्मूला हम यहां लगा देते हैं। तो 5 करनी 3 धन 5 करनी 5 तो ऊपर लिख लीजिए। अब यहां a का काम कौन कर रहा है, करनी 3, तो a का वर्ग आ रहा है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा करनी 3 का वर्ग, फिर बीच में आता है ऋण। b का काम कौन कर रहा है, करनी 5, तो ये हो जाएगा करनी 5 का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत, ये a भी लिखना नहीं है आपको स्टूडेंट, ये हमने समझाने के लिए लिखे हैं ना। ये तो हमको आपको अंडरस्टूड है कि भाई ये a है और ये b है, लेकिन समझाने के लिए कि भाई ये हम a और b की जगह पर कौन आने वाला है ना, इसको समझाने के लिए हमने ये लिखे हैं। आप प्रश्न को सॉल्व करते समय ये ए बी नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला ये वाला लगाना है हमको, तो आप चाहो तो साइड में लिख सकते हैं। चलिए, वर्ग से करनी कैंसिल, वर्ग से करनी कैंसिल, तो ऊपर तो अंश में तो एज इट इज रहेगा। अब नीचे यहां पर क्या बचा 3 और यहां पर क्या बचा -5, है ना। और 3 - 5 क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है -2 होता है ना। -2 है तो उसको 2 लिख लेते हैं और माइनस सामने जाता है तो आप चाहो तो माइनस को ऊपर पहुंचा दीजिए, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको भी अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है जरूर, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना प्रश्न क्रमांक 7 भी सॉल्व हो गया है। अब अपन आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पे, है ना। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 8 क्या है स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 8 ये कहता है कि गुणनखंड कीजिए। अब हमको इसको गुणनखंड करना है ना। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं फटाफट। प्रश्न क्रमांक 8 का हल, है ना। सवाल क्या दिया है हमको कि x³ - 2x² - 8 + 2। अब स्टूडेंट गुणनखंड करना है तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों पद में x² कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x की घात 3 का मतलब होता है कि यहां पर x × x × x है ना।
यानी इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 2x बाहर निकल गए तो 1x बचा, क्योंकि 3x है गुणे में तो 1x यहाँ बच जाएगा, माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2, यानी दो पद से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट, माइनस, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा मतलब 1 ले लीजिए, तो -1 कॉमन ले लिए तो इसका माइनस बाहर निकल गया तो ये प्लस में रह जाएगा, और माइनस जब भी कॉमन ले तो चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देख रहे हैं हम कि x -2 यहां भी है, x -2 यहां भी है, तो x -2 को फिर से इन दोनों से कॉमन ले लिए, जैसे इनको हमने कॉमन लिए तो यहां पर क्या बचा, इसको कॉमन लेने पर यहां बचा एक्स स्क्वायर और इसको कॉमन लेने से यहां बचा -1। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि -1 का मतलब है कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अभी हमने बताया आपको फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, तो ये a हो गया और ये b, तो हम बोलेंगे एक बार a प्लस बी हो गया और एक बार a माइनस बी हो गया। तो आगे गुणनखंड 3 घात वाला बहुपद था, 3 गुणनखंड हमको मिल गया, इसका मतलब है कि इसके गुणनखंड हो चुके हैं और यही हमारा क्या रहने वाला है स्टूडेंट, आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट गोल हो गई थी इसलिए थोड़ा सा लाइट कम ज्यादा हुआ स्टूडेंट, तो इसमें मुझे उम्मीद है कि वो समझ में आपको आया है और दिख भी रहा था, इसलिए हमने वीडियो में इसको कोई एडिट नहीं किया या इसको हमने कट नहीं किया। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास कि इसी का अथवा है 8वां प्रश्न क्रमांक 8वां का अथवा है कि 3a + 4b की घात 3, है ना, इसको क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखिए। अब प्रसारित रूप में लिखिए का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आप यहां पर इसमें अपन को फॉर्मूला लगाना है और उसका प्रसार करना है। ठीक है, चलिए तो हल कर रहे थे अपन क्योंकि इसका, तो अपन ने ये लिख दिया। अब चूंकि यहां पर हमको फॉर्मूला लगने वाला है तो हम यहां पर बोलेंगे कि सर्वसमीका क्या, a + b की घात, या x ले लेते हैं इसकी जगह में, x + y की घात 3 बराबर x की घात 3 y की घात 3 प्लस 3xy x + y, ये वाली सर्वसमीका का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन पे x की जगह में कौन दिख रहा है, 3a दिख रहा है, और y की जगह में कौन दिख रहा है, 4b दिख रहा है, और घात 3 है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो अतः अब इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग x की जगह में हमने लिख लिया 3a प्लस y की जगह में लिख लिया हमने 4b की घात 3 बराबर, तो यहां पर भी x की जगह में क्या लिखेंगे हम, 3a का घात 3 धन y की घात 3 मतलब y का मान है 4b, तो 4b की घात 3 है ना, प्लस 3a का मान हो गया 3a, y का मान हो गया 4b, और ब्रैकेट में x + y यानी 3a + 4b। ठीक है, ये इसी के साथ है, तो आगे ना लिख के हमने यहाँ नीचे लिख दिए। चलिए तो अब इसका प्रसार करना था स्टूडेंट, तो कर लेते हैं। 3a की घात 3 का मतलब होगा कि 3 की घात भी 3 और a की घात भी 3, तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 a की घात 3 धन, इसमें लिखेंगे हम 4 की घात 3 b की घात 3 धन 3 × 9 9 × 36 है ना, तो 36 और ये ab है ना, ab का गुणा होगा तो ab हो जाएगा, और ये है 3a + 4b, इसके साथ इनका गुणा करना है। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट, तो समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 3 × 3 × 3 यानी 3 का गुणा 3 बार करना है, तो 3 × 9 = 27, तो ये हो जाएगा 27 a की घात 3, 4 का गुणा भी 3 बार करेंगे, 4 × 4 = 16 64, तो 64 b की घात 3 धन, अब 36 का गुणा 3 में करिए। अब 36 का गुणा 3 में कैसे करेंगे, तो 36 तिया तो होता है 108, लेकिन आप ऐसा कर लीजिए कि 3 × 6 = 18 का 8 हासिल आई 1, 3 × 9 और 1 10, a b का गुणा a के साथ करेंगे तो a हो गया 2, तो ये हो जाएगा a की घात 2 b। ठीक, अब 36 a b का गुणा इसमें करेंगे 4 b के साथ, तो 4 का गुणा कर लीजिए पहले, तो 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 का 4 हासिल आई 2, 4 × 12 13 14 है ना, और a b का गुणा b में करेंगे तो a तो जैसे रहेगा, b का गुणा 2 हो गया b में, तो ये b² हो गया, और ये हो गया पूरा क्या, प्रसार, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, बिंदु 1 5 4 -3 है ना, -5 4 और -3 -2 को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हमने कार्तीय तल बना लिए थे, है ना, अब इस कार्तीय तल में हम इसको आलेखित करेंगे, है ना। चलिए आलेखित करते हैं एक एक करके।
पहले हमको करना है बिंदु 1 5। आपको पता होगा स्टूडेंट की कार्तीय तल में बीच में 0 होता है और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इधर धनात्मक संख्याएं होती है x अक्ष की, इधर ऋणात्मक संख्या होती है x अक्ष की। इस तरीके से y अक्ष में ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्या। ये हमारा कार्तीय तल दर्शाने में x और y को जो हम कार्तीय तल में दर्शाते हैं वो इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि बिंदु 1 5 कहां पे आएगा। तो बिंदु 1 5 तो पहला निर्देशांक हमेशा x अक्ष पर होता है ना, यानी x निर्देशांक होता है, और दूसरा जो होता है वो y निर्देशांक होता है, मतलब उसको y अक्ष पर हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे 1। तो 1 कहां पर दिख रहा है, यहाँ। अब 1 पे जैसे ही अपन 1 पे जाके रुक जाइए। अब हमको 1 के बाद 5 कहां होगा, धनात्मक है, मतलब ऊपर की तरफ मिलेगा अपन को y में। तो अपन को यहां जहां अपन 1 में रुके हैं यहां से अपन को 5 तक जाना है। ये चले अपन गाड़ी अपनी, तो ये कहां तक जाएंगे हम, ये 5 तक। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा, 1,5 कहलाएगा। समझ में आया। इसी तरीके से अब हमको यहां पर क्या दिखा रहा है, 4 और -3। तो 4 मतलब x अक्ष में 4 कहां दिख रहा है हमको, ये दिखा, तो 4 में जाके बैठ गए अपन, है ना। अब यहां पर 4 में जैसे पहुंचे अपन, अब इसका y अक्ष में -3 किधर होगा, नीचे होगा। तो यहां से अपन -3 तक नीचे चलने वाले हैं। तो ये चले -3 के सामने जाके रुकना अपन को, ये सामने यहां पर, है ना। ये तो ये जो बिंदु होगा ये 4 -3 होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से -5 4, है ना। अब -5 मतलब x अक्ष में -5 किधर रहेगा, ये दिख रहा है हमको -5, तो वहां जाके रुक गए अपन -5 में, ये, है ना। अब उसका 4 मतलब कहां पर, y अक्ष में धनात्मक 4 कहां होता है, ऊपर। तो ऊपर चलो, यहां से 4 के सामने तक चलना है अपन को, चलना शुरू करे और 4 के सामने जाके रुकना है अपन को। ये यहां आ रहा है ना, ये इसके सामने मतलब यहां आके रुक गए। तो ये जो निर्देशांक होगा ये -5 और 4 कहलाएगा। ठीक है, -3 -2, तो -3 x अक्ष का कहां पर है, ये है। -2 y अक्ष का नीचे होता, तो यहां से नीचे चले -2 के सामने तक, ये आ गए हम -2 के सामने, ये, है ना। तो ये हो जाएगा -3 -2। तो हमने ये कार्तीय तल में चारों बिंदु दर्शा दिए। तो यही हमारा हल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन भागों को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट कितने भागों में विभाजित किया जाता है x अक्ष और y अक्ष के द्वारा, है ना। तो दिख रहा है, देखो ये x अक्ष और y अक्ष के द्वारा हमने विभाजित किए। कितने भाग हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो हम क्या लिखेंगे कि कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष के द्वारा, कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष के द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। बस इसमें आप आंसर में क्या लिख लोगे, कितने की जगह में क्या लिखना है अपन को, 4 भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन भागों को क्या कहते हैं। तो उन भागों को क्या कहते हैं, तो आप इसमें और ऐड कर लीजिए कि उन भागों को कहते हैं चतुर्थांश। तो उन भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो आप लिखोगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कार्तीय तल x अक्ष और y अक्ष कितने भागों में विभाजित कर रहा है, 4 भागों में विभाजित कर रहा है, 4 भागों में, और उनको क्या कहते हैं, तो आप लिख लेंगे आंसर में चतुर्थांश, है ना। पहला वाला है तो प्रथम चतुर्थांश, दूसरा है तो द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा है तो तृतीय चतुर्थांश और चौथा है तो चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें 2 चीज पूछी थी, कितने भागों में विभाजित कर रहा है, तो आप आंसर लिख देंगे कि भैया ये 4 भागों में विभाजित कर रहा है, पहला आंसर हो गया। और उनको क्या कहते हैं, तो हम बोल देंगे कि उन भागों को चतुर्थांश कहते हैं। तो 2 नंबर पे था, तो ये 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जमा के लिखिएगा स्टूडेंट, लेकिन है ना प्रश्न के अकॉर्डिंग। पहले आप इस प्रश्न के हिसाब से आप क्या लिखोगे, कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष के द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्ण विराम लगा लिए। ठीक है, फिर नीचे लिख लेंगे कि इन भागों को चतुर्थांश कहते हैं, खत्म। ठीक, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 10वां है हमारे पास। बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 की स्थिति किन चतुर्थांश में होगी। तो स्टूडेंट अब जैसे मैंने यहां बना लिया हूं, है ना, किन चतुर्थांश में, तो मैंने अभी बताया कि कौन सा है, पहला है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, ये चौथा चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में प्लस और प्लस वाली संख्याएं होती है, यानी x की भी प्लस आएगी और y की भी प्लस वाली आएगी, है ना। इसमें क्या होगा, x की ऋण वाली आएगी संख्या और y की प्लस वाली आएगी। यहाँ पर x भी ऋण वाली संख्या होगी, y भी ऋण वाली संख्या होगी, और यहाँ पर x की धन वाली संख्या होगी और y की ऋण वाली संख्या होगी। यानी हम संख्याओं के चिन्ह देख के पहचान लेंगे कि वो बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कौन से चतुर्थांश में होंगे। चलिए पहचानते हैं। पहली संख्या क्या दिख रही है, -2 4, है ना, -2, 4। तो -2, 4, -2 है मतलब पहला ऋण दिख रहा है और दूसरा धन में दिख रहा है, तो वो कहां दिख रहा है हमको, दूसरे चतुर्थांश में। तो इसका मतलब है कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में रहेगा भैया, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, इसके बाद अगला है 3 -1, 3 -1, तो 3 धन में है
है ना। 3 कैसा है, धन में है, और ऋण एक मतलब ये माइनस वाला है, तो पहला धन और दूसरा माइनस कहां पर दिख रहा है हमको, ये देखो चौथे वाले में। तो ये कौन से चतुर्थांश में रहने वाला है, चतुर्थांश। ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या दिया है, अगला प्रश्न क्या दिया है हमको, -1 0, है ना। तो -1 0, तो -1 0 ये, तो ये कहां पर है -1 0, एक्स अक्ष पर। और यदि हम चिन्ह की यदि बात करें तो ये माइनस है और दूसरा वाला क्या है, प्लस में ही दिख रहा है मान लीजिए, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, लेकिन 0 होने के कारण इसको हम एक्स अक्ष पर लिख देंगे कि ये बिंदु कहां पर है, एक्स अक्ष पर है ना। चलिए इसके बाद क्या हो गया, 1 2 है ना, 1 2, तो पहला वाला भी प्लस है, दूसरा वाला भी प्लस है, तो प्लस प्लस कहां पर रहता है, पहले वाले चतुर्थांश में, तो हम यहां लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। तो ये हो गए हमारे चारों बिंदु किस चतुर्थांश में रहने वाले हैं, उनकी स्थिति क्लियर हो गई है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया होगा सबको और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट आप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यह क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब इसी में अगला प्रश्न क्या दिया गया है स्टूडेंट, हमको अगला प्रश्न दिया है कि बिंदु, थोड़ा सा इसको अपन जूम करते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखना चाहिए इस पास। चलिए अब है कि बिंदु 5 2 और 7 4 के भुज और कोटि के मान हमको बताना है। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा 5 और 2 है ना, तो हमारे पास है बिंदु क्या है 5 2, तो इसमें भुज जो है वो x निर्देशांक होता है मतलब 5 हो जाएगा, और कोटि जो है वो y निर्देशांक होता है मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से है ना, ये पहला नंबर का था। दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा बिंदु दिया है, 7 4 दिया है, तो इसमें जो है भुज क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और कोटि क्या हो जाएगा 4, है ना। सिंपल है, भुज पहला वाला जो निर्देशांक है वो भुज हो जाएगा, दूसरा वाला जो होता है वो कोटि होता है ना। एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो ये आंसर भी कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए अब है बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। चलिए तो हम प्रश्न क्रमांक 11 देख लेते हैं अब इसी में हल। अब प्रश्न क्रमांक 11 के हिसाब से बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो स्टूडेंट रेखा का समीकरण क्या होता है, जिसमें एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई के जो रेखिक समीकरण होते हैं वो सब रेखा के समीकरण कहलाते हैं, है ना। जो 1 और 2 से होकर जाए मतलब जिसमें एक्स निर्देशांक 1 हो और वाई निर्देशांक क्या हो 2। तो यानी हम कोई भी समीकरण जब लिखेंगे, मान लीजिए हमने लिखा एक्स प्लस मान लीजिए वाई लिखा, है ना, तो x का मान कितना लेना है 1 और y का मान कितना लेना है 2, तो 2 और 1 कितना होगा 3, तो ये पहला समीकरण बना लिए। इसी तरीके से दूसरा ले सकते हैं, कोई भी लिख लीजिए कि 2x प्लस वाई लिख लीजिए, लेकिन 2x प्लस वाई में अब जो इज इक्वल टू में लिखेंगे वो मान यहां से देख के लिखिए कि x का मान 1 है, तो 2 1 कम क्या हो गया 2 धन y का मान कितना है 2, तो 2 और 2 4, तो x बराबर 4। तो ये हमारे पास 2 आ गए रेखा के समीकरण जो इसी बिंदु से होकर जाने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के अथवे में हमको दिया था, अथवा में है कि 4x दिया गया था ना, दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। कोई दो हल बताना है, कोई दो हल मतलब कोई दो ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे x और y के। तो बहुत सिंपल होता है कि पहला है ना, तो हम लिख लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, तो है ना, तो समीकरण 1 में x बराबर कुछ भी रख सकते हैं अपन, तो x बराबर 0 रख सकते हैं, 0 रखने पर क्या हो गया, तो 0 धन 3y इज इक्वल टू 12, 4 शून्यम क्या हो जाएगा 0, मतलब ये 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12, ये गुणे में है, पक्षांतर करेंगे बटे में चले जाएगा, 3 4 12, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ठीक है, यानी हमने x बराबर 0 रखे तो y बराबर क्या मिल गया 4। ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या कर लीजिए, समीकरण 1 में y बराबर 0 रख दीजिए, अभी x बराबर रखे थे ना, अब y बराबर रख दीजिए, तो y बराबर जैसे ही 0 रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 3 0 हो गया इज इक्वल टू 12, ये शून्य का साथ जैसे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 12 हो गया। अब x का मान निकालना, 4 का पक्षांतर कर देंगे तो x इज इक्वल टू 12 बटे 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो x का मान कितना आ गया 3, है ना। तो अतः दो हल, है ना, अतः दो हल, है ना। पहला हल में क्या हमने अपन ने x 0 रखे तो y कितना आया 4, है ना, फिर हमने y 0 रखे तो x कितना आया 3, तो ये 3 0 है, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये हमारे दो हल प्राप्त हो गए।
समझ में आ रहा है? दो हल का मतलब एक्स और वाई के दो ऐसे मान निकालना है जो समीकरण को संतुष्ट करें। ठीक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन या इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारा प्रश्न क्रमांक 11 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 12 क्या है कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा मजेदार सवाल है स्टूडेंट कि इसमें जो दिया है वो क्या दिया है कि समीकरण दिया है क्या दिया है हमको 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब चूंकि हम बोल सकते हैं चूंकि, है ना, चूंकि बिंदु क्या है ये 3 4, है ना, 3 4, है ना, 3 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 पर स्थित है। इसीलिए यदि कोई बिंदु किसी समीकरण पर स्थित होता है तो उसके जो भी मान यानी x और y के ये जो मान होते हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि x का मान यहां पर हम 3 रखेंगे और y का मान 4 रखेंगे। इसीलिए 3 y का मान हो गया 4 इज इक्वल टू a, x का मान हो गया 3 धन 7। ठीक है, तो 4 तिया हो गया 12 इज इक्वल टू 3a, है ना, धन क्या हो गया 7। अब 7 का पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो 12 माइनस 7 हो गया इज इक्वल टू 3 हो गया। 12 में से 7 गया कितना जाएगा 5 बराबर a हो गया। ठीक है, तो a का मान 5 बराबर 3a हो गया। तो a का मान यदि हम निकालें तो 3 का पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5/3। तो a का मान क्या आ गया 5/3 और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में अगला प्रश्न दिया था कि k के किन मानों के लिए x बराबर 2 y बराबर 2 समीकरण का एक हल है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है ना इसका। अथवा तो दिया है, ठीक है, दिया क्या गया है हमको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। ठीक है, हमको मान k का निकालना है ना, ज्ञात करना है, लिख लीजिए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको k का मान। क्योंकि हमको बताया है कि x बराबर 2 और y बराबर 1, है ना, तो x बराबर 2 y बराबर 2 y बराबर 1 इसका हल है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारे पास k है तो x बराबर 2, है ना, x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका हल है। तो हम लिखेंगे कि 2 1 इसको संतुष्ट करेगा तो ये हो जाएगा 2 धन 3 इंटू 1 बराबर क्या हो गया k, है ना। ये भी दिया चाहो तो आप लिख लो कि x बराबर 2 और y बराबर 1। अब 2 दूनी कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 4 धन 3 1 कम 3 बराबर k। इन दोनों को जोड़े तो 4 3 7 बराबर k, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि k बराबर 7 आंसर। तो ये हमारा k का मान भी आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर 20 तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है कि हमको सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB और AB, उन्होंने प्रश्न जिस तरीके से हमको कहा है कि भाई A और B बिंदु के बीच बिंदु C है, तो हमने A और B दो बिंदु लिए और उसमें एक बिंदु क्या लिए, बीच में हमने C ले लिए है ना। ठीक है, अब जैसे ही हमने लिए तो और उन्होंने कहा है कि AC बराबर BC, तो उन्होंने बताया कंडीशन कि AC और BC आपस में बराबर है, तो हमने ये लिख लिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हम जो प्रश्न किया गया है हमको ये सिद्ध करके बताना है। अब स्टूडेंट दिया है कि AC बराबर BC, तो हम चूंकि इसी का इस्तेमाल करते हैं, हमको जो सिद्ध करना है तो, है ना, कि AC बराबर है हमारे पास BC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ AC जोड़ देते हैं, है ना, यहाँ भी AC धन AC कर देते हैं हम और यहाँ पर हम BC धन AC कर देते हैं। ठीक है, क्या किया ध्यान समझिएगा, दोनों पक्षों में AC का योग, है ना, AC भुजा का हमने योग कर दिया। अब AC और AC का जैसे ही हमने योग किए तो ये 2AC हो गया स्टूडेंट, है ना, और BC धन AC, है ना, BC धन AC किसके बराबर है, AB के बराबर है ना, चित्र अनुसार है। तो AC बराबर क्या हो गया AB
और ये 2 का पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में 2, और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि AC बराबर 1/2 AB, और यही हमको क्या करना था स्टूडेंट, सिद्ध करना था। बहुत सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए अब इसी का जो अथवा प्रश्न आया था स्टूडेंट वो था कि यदि A, B और C एक रेखा पर स्थित है ना, 3 बिंदु हैं, और बिंदु B A और C के मध्य स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ दिख रहे हैं कि हमको ये सिद्ध करना है, और उन्होंने कहा था कि बिंदु हमारे पास जो है A और C के बीच कौन रहना चाहिए, B। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट कोई अलग तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि बोले हमको दिख ही रहा है ये तो बराबर होगा, तो हम डायरेक्ट भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम यूक्लिड का अभिग्रहित, यदि आपने पढ़े होंगे यूक्लिड के जो अभिग्रहित हमें दिए गए थे, है ना, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में, तो उसमें जो अभिग्रहित था उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चूंकि हमने जैसे चित्र बनाए तो हमें समझ में आ रहा है कि AB प्लस BC यानी AB और BC का योग, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कि चित्र में या आकृति में, है ना, उपरोक्त आकृति में AB प्लस BC, है ना, AB प्लस BC और AC कैसे दिखाई दे रहा है हमको, समपाती, यानी एक के ऊपर एक। AB प्लस BC जो है वो AC के ऊपर ही है ना, समपाती है ना। अतः यूक्लिड का अभिग्रहित, है ना, यूक्लिड का अभिग्रहित के अनुसार कि यदि कोई 2 वस्तुएं परस्पर संपाती है ना, कि यदि 2 वस्तुएं परस्पर संपाती है तो वे एक दूसरे के बराबर होती हैं, है ना। यानी यदि कोई 2 वस्तु एक दूसरे के संपाती हैं तो आपस में बराबर होंगी। और अभी हमने कहा कि इस आकृति के अनुसार AB प्लस BC और AC कैसी है, संपाती है। तो ये अभिग्रहित का यदि हम इस्तेमाल करें तो ये चूंकि संपाती है इसलिए ये आपस में बराबर होगी। अतः AB प्लस BC बराबर AC, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक अभिग्रहित का इस्तेमाल किए हैं। बस यदि ये अभिग्रहित आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि भैया इस अभिग्रहित के अनुसार ये आपस में बराबर होगा, खत्म। और यही इसलिए 2 नंबर पे आया है क्योंकि इसमें सिर्फ वो आपको जानना चाह रहा है कि क्या आपने अभिग्रहित पढ़े हैं, और उस अभिग्रहित का इस्तेमाल करके इनको आप आपस में बराबर बता सकते हैं। चलिए स्टूडेंट उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 हमको यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट कि दी गई आकृति में AB पैरेलल CD, है ना, कोण APQ बराबर 50 अंश, कोण PRD बराबर 127 अंश, तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये पूरा क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, है ना, कि ये दिया है AB पैरेलल CD, ये AB पैरेलल CD है ना, APQ 50 अंश, तो ये है देखो APQ 50 अंश है ना, ये देखिए ये दिया है जो इसके अनुसार ये 50 अंश, है ना, ये ठीक। और PRD यानी 127 अंश, ठीक है। हमको X और Y यानी ये दोनों कोण निकालना है। चलिए अब स्टूडेंट इसकी उत्पत्ति कर रहे हैं हम, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा इसमें हमको कुछ प्रमेय या कुछ हमको नियम लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब चूंकि स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि AB पैरेलल CD है, यानी ये दोनों भुजा जो दिख रही है ये समांतर है, और समांतर रेखा में यदि हम इस रेखा को देखें, ये वाली, है ना, PQ को, तो ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा किसी समांतर रेखा में हम यदि तिर्यक रेखा बनती है और कोई यदि जेड आकृति बनती है, तो ये जेड आकृति में बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। कहाँ से बराबर होते हैं, एकांतर कोण से। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि उपपत्ति में कि AB पैरेलल क्या है, CD है, ठीक है, AB पैरेलल CD है ना, तब कोण ये वाले की यदि हम बात करें, है ना, PQR, है ना, PQR, ये कोण जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण APQ के बराबर, APQ के बराबर। और कोण APQR जो है वो X है, तो ये हो गया X, और इसका मान हमको दिया गया था 50 अंश, तो ये हो गया 50 अंश। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि X बराबर क्या आ गया, 50 अंश। अब ये कहाँ से आया, तो आप लिख सकते हैं एकांतर
कोण से, है ना, एकांतर कोण नियम हमने यहाँ लगाए हैं, तो इससे ये आ गया। तो यानी हमको x बराबर कितने अंश मिल गया स्टूडेंट, 50 अंश मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये पहला आंसर आ गया। तथा, है ना, अब स्टूडेंट अब ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखिए PQR एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ये दो कोण है और ये तीसरा कोण है, लेकिन तीसरा कोण यहाँ नहीं बन के बाहर की तरफ दिया है। तो एक थ्योरी हमको याद आती है, एक प्रमेय याद आता है, कौन सा, बहिष्कोण प्रमेय, है ना, बहिष्कोण प्रमेय से त्रिभुज कौन सा, PQR में क्या हो जाएगा, कोण P धन कोण Q बराबर बाहर की तरफ बनने वाला कोण R, जो बाहर की तरफ बने, है ना, अंदर नहीं, बाहर की तरफ बनने वाला कोण R। ठीक, समझ में आया। कोण P कितना है स्टूडेंट, Y धन कोण Q कितना है, X इज इक्वल टू कोण R जो बाहर की तरफ बन रहा है वो कितना है, 127। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब हमको चूंकि हम x निकाल चुके हैं तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, रख दीजिए, तो y धन 50 इज इक्वल टू क्या हो गया, 127, है ना। हमको y का मान निकालना था, तो 127 में से हम 50 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 77 अंश आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 77 अंश आ गई। x की वैल्यू कितनी आई, 50 अंश आ गई। और यही तो हमको क्या करना था, सॉल्व करना था। हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋजु कोण क्या होता है स्टूडेंट, है ना। तो ऋजु कोण का आंसर भी हम यही बता देते हैं आपको कि ऋजु कोण क्या होता है। कोई बता सकता है तो आप सिंपल सा इसमें एक आंसर लिख सकते हैं कि ऋजु कोण, यानी हम बोल सकते हैं कि 180 अंश, है ना, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, और चाहो तो आप इसको एक आकृति करके बना भी सकते हैं कि एक ऐसा बना दीजिए, यहाँ पर एक इधर है एक इधर, और इसके बीच का कोण क्या होता है, 180 अंश, तो और अच्छा हो जाएगा, ताकि आप स्पष्ट समझा सकें कि भाई हम किस कोण को ऋजु कोण कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया सॉल्व। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है हमारे पास, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दर्शाइए कि AB बराबर AC। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट। सिद्ध करना है AB बराबर AC। एक हमको दिया है यहाँ पर, क्या है, ध्यान से समझिएगा कि कोण A का समद्विभाजक त्रिभुज ABC में, तो कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। तो त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD, ये समद्विभाजक है जो BC पर क्या है, लंब है ना। तो ये AD हो गया। ठीक है, अब हमको ये सिद्ध करके बताना है कि AB और AC बराबर, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब इसको सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति कर रहे हैं। तो उत्पत्ति के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको देखो दो त्रिभुज बन गए इसमें, है ना। जैसे ही हमने इसको समद्विभाजक खींचे तो हम ये दोनों त्रिभुज को लेंगे कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, दोनों त्रिभुज की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो अब इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि कौन सी क्या क्या चीज़ें हमको बराबर मिल रही है ना। तो हमने देखा कि ये कोण A का समद्विभाजक है, मतलब दो भागों में, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि कोण BAD बराबर होगा इन दोनों त्रिभुज में कोण CAD के, है ना। क्यों होगा, तो आप साइड में इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या है, कोण A के समद्विभाजक है, मतलब बराबर कोण है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें हमको क्या मिलेगी, AD भुजा इस त्रिभुज में भी है, AD भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि AD बराबर AD, क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है ना, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक, AD बराबर AD भी हो गया, है ना, अरे एक कोण ये भी बराबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब और क्या चीज़ हमको बराबर मिल रही है स्टूडेंट, हमको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक, तो सोचेंगे तो हम ये क्या है, उन्होंने कहा है कि ये 90 अंश है, इसका मतलब लंब है ना, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि ये BC पर लंब है, मतलब BC पर लंब है, मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। तो हम बोल सकते हैं कि कोण ADB बराबर कोण ADC
इज इक्वल टू कितने अंश के कोण है ये 90 अंश के, यानी ये कोण बराबर मिल गया, ये कोण बराबर मिल गया, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर मिल गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि कोण भुजा कोण, है ना, क्योंकि दो कोण बराबर मिले देखो और उसकी बीच भुजा, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, है ना, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से ये दोनों जो त्रिभुज हम लिए थे, यानी त्रिभुज हमने लिया था ABD और त्रिभुज हमने लिया था ACD, है ना, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो ये साइन होता है सर्वांग सम का। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब है कि अब इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, संगत भुजाएं बराबर हो, यानी इस भुजा के बराबर ये भुजा हो गई, है ना। तो ये वाली जो तिर्यक भुजा दिख रही है ये तिर्यक भुजा के बराबर होगी, यानी अर्थात, है ना, अतः क्या कि AB बराबर क्या हो जाएगा AC, काय से, CPCT से, यानी सर्वांग समता के नियम से, है ना। तो AB बराबर AC, और यही हमको क्या करना था स्टूडेंट, प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, है ना मजेदार क्वेश्चन। थोड़ा सा समझने में हमको मेहनत लगेगी स्टूडेंट, लेकिन क्लियर समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में है कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है स्टूडेंट, है ना। तो चलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब स्टूडेंट हमने एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बनाया है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो वही लिखे हमने कि माना एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर BC बराबर AC, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर है। सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण 60 अंश का मतलब ये तीनों जो कोण होंगे, प्रत्येक का मतलब प्रति जितने भी कोण इसमें बने तो 3 कोण बनते हैं, तो तीनों कोण कितने अंश के होने चाहिए, 60 अंश के। चलिए आइए अब हमको जो प्रश्न कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो इस स्टूडेंट यदि हम इस त्रिभुज में देखें तो त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में हमने अभी पढ़ा है कि AB बराबर क्या है AC, है ना, AB बराबर क्या दिया है हमको AC, और AB बराबर AC है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एक प्रमेय हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, है ना। तो ये दोनों भुजा बराबर है, अभी दो भुजा करके ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये भुजा बराबर है तो इसका सम्मुख कोण क्या है, कोण C। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण C बराबर इसके सम्मुख कोण है कोण B, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। ये क्या है दिया है ना। और ये क्यों लिखे हैं हमने, तो हम चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं कि बराबर कोण की सम्मुख भुजा, है ना, बराबर कोण की सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। अब इसी तरीके से स्टूडेंट हमने ये दो भुजा लिए थे, अब ये वाली इस भुजा के साथ कोई दूसरी भुजा ले लीजिए। तो अपन ले लेते हैं, है ना, तथा AB के ही साथ हम ले लेते हैं अब BC वाली भुजा, B भी बराबर है, यहाँ देखो ये AB बराबर BC, है ना, बराबर है ना। तो AB बराबर BC, अब AB और BC बराबर है तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो AB के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण C, और BC के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण A, तो ये भी बराबर होंगे। तो ये भी दिया है, और यहाँ भी वही वाली कहानी लिख देंगे कि बराबर कोण की सम्मुख भुजा, ठीक है, सॉरी बराबर भुजा के सम्मुख कोण, उल्टा लिख दिए स्टूडेंट हमने यहाँ, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब क्या हो गया स्टूडेंट, चूंकि हम समीकरण 1 और 2 से यदि हम देखें, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि कोण C B के बराबर भी आ रहा है और कोण C A के बराबर भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों कोण आपस में बराबर आ गए, कोई दिक्कत इसमें। जब तीनों कोण आपस में बराबर आ गए किसी त्रिभुज के, तो हम चूंकि अब हम जानते हैं, है ना, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। यानी कोण A बराबर कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश। चूंकि ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो कोण A कोण B भी कोण A के बराबर है और कोण C भी कोण A के बराबर है, तो हमने तीनों की जगह हमें कोण A लिख लिए, बराबर क्या हो गया, 180 अंश। 3 कोण A हो गया बराबर 180 अंश, तो कोण A बराबर क्या आ गया, 180 अंश बटे 3, तो 3 6 18, तो कोण A बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 60 अंश आ गया। और चूंकि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, इसका मतलब है कि तीनों कोण क्या आ गए, 60 अंश, है ना। अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। तो स्पष्ट है कि त्रिभुज के तीन समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 60 अंश होता है, ठीक है।
यानी हम कह सकते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 अंश होते हैं। देखो कोण ए भी 60 आया, कोण बी भी 60 आया, कोण सी भी 60 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज हमने लिए थे उसके प्रत्येक कोण क्या आते हैं 60 अंश। मतलब जिस तरीके से सवाल पूछा है स्टूडेंट हम उसको उस तरीके से सवाल का आंसर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो मैथमेटिकली फॉर्म है, लेकिन सवाल में इस तरीके से नहीं पूछा। सवाल में पूछा था कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो हम ये सिद्ध कर दें और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिख दें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो जैसा प्रश्न वैसा आंसर, ठीक है। और सीधी सी बात है कि जब भी जिस तरीके से प्रश्न होगा उस तरीके से यदि आप आंसर दोगे तो वो आंसर अच्छा रहता है और वो आंसर सही लगता है कि हाँ यार हम जैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप वैसा ही आंसर देना चाह रहे हैं, तो वो आंसर सबसे अच्छा आंसर माना जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 15 भी सोल्व हो गया। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब प्रश्न क्रमांक 16 को भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है कि 360 को 5:7 के अनुपात में बांटिए। जब भी बांटने वाले सवाल आएंगे ना स्टूडेंट, इसमें तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बांटने वाले सवाल में आपको क्या करना है कि मान लेना है, माना उसको बांटना कितने अनुपात में, 5 और 7 में। तो मान लेते हैं इसको अपन कि माना 360 को 5x व 7x भाग में विभाजित करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमको क्लियर नहीं मालूम तो पहले हम उसका एक हिस्सा निकालेंगे। तो हमने दोनों भाग को x के साथ ले लिए, है ना। तब इन दोनों भाग को मिलाकर यानी 5x + 7x को मिलाएंगे तो हमको 360 को डिवाइड करना है, तो दोनों को मिलाकर 360 हो जाएगा। तो 5 और 7 क्या हो गया, 12x बराबर कितना हो गया 360। तो x बराबर हो गया 360/12, 12 जो 12 तिया 36, तो x बराबर क्या आ गया 30। तो है ना, तो अतः पहला भाग 5x, तो 5 × 30 बराबर 5 तिया 15 यानी 150, ठीक है। और दूसरा भाग क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट, दूसरा भाग है 7x, तो 7 × 30 बराबर 210। अब इन दोनों को जोड़ोगे 360 ही आएगा, है ना। तो दो भाग को हमने डिवाइड कर दिया इसके 5x, तो 150 और 210 हो गया सॉल्व, ठीक है। तो स्टूडेंट आप थोड़ा सा पॉज करके नोट करते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब स्टूडेंट अगला है इसमें, यदि मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा, मतलब मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 16 का। अथवा माना मोहन की ऊंचाई, तो मोहन की ऊंचाई कितनी है, x है। अब उन्होंने क्या बोला है स्टूडेंट कि रमेश से 2 गुना है, तो सॉरी इसको अपन जिससे 2 गुना है तो पहले रमेश को मान लेते, क्योंकि बड़ा कौन है मोहन, तो पहले छोटे वाले को मान लो। तो रमेश की ऊंचाई क्या मान लेते हैं x। तब मोहन की ऊंचाई, तो मोहन की ऊंचाई कितनी, 2 गुना है मतलब 2x, है ना। अब 2x हो गया, तो अब दोनों का अनुपात निकालना, तो अनुपात का मतलब होता है बटे, है ना। तो पहले मोहन बोला है उन्होंने, है ना, मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात, तो मोहन की ऊंचाई बटे रमेश की ऊंचाई। तो मोहन की ऊंचाई कितनी है 2x और रमेश की ऊंचाई कितनी है x, तो x से x कैंसिल, तो बराबर क्या आ गया 2/1। और बटे का मतलब ही क्या है, अनुपात, अभी बताया हमने। तो अतः मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात क्या आया, 2:1 है, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से हमने अनुपात निकाल लिया। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक हमारे पास 10वां, सॉरी प्रश्न क्रमांक हमारे पास 17वां। दुकानदार एक कॉपी 35 रुपये 15 पैसे में खरीदता है और उसे 45 रुपये 65 रुपये में 45.65 में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो स्टूडेंट लाभ जब भी निकाला जाता है ना, तो लाभ जब भी हम निकालेंगे तो विक्रय जितने में बेचा है उसमें से जितने में हमने खरीदे उतने घटा दीजिए, क्योंकि खरीदे हैं हमने जितने में तो उतना हमको तो वापस देना पड़ेगा दुकानदार को, है ना। जिससे हमने खरीद के लाए वो पैसे हमने उसमें से दे दिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य, मतलब कितने में बेचा उन्होंने 45 रुपये 65 पैसे में बेचा, और खरीदा कितने में था 35.15 में खरीदा। अब इसको घटा दीजिए स्टूडेंट,
जैसे घटाएंगे तो 5 में से 5 गया, क्या आ गया 0, 6 में से 1 गया, यह आ गया 5, और 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, तो 10 रुपये 50 पैसे, है ना। तो 10.50 रुपये, तो ये क्या आ गया लाभ, और यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए एक शर्ट का मूल्य 700.50 रुपये है, दुकानदार इसको 122.65 रुपये की छूट देता है। तो छूट का मतलब डिस्काउंट मिलता है, मतलब क्या होता है कि जितने का भी कोई चीज़ होती है यदि हम उसमें से डिस्काउंट देते हैं तो उतना क्या करना पड़ता है हमको, कम, है ना। तो हमको ये बताना है कि शर्ट कितने रुपए के मूल्य में खरीदा जाएगा। यानी आप देख दुकानदार के पास गए, उन्होंने बताया कि भैया शर्ट कितने की, तो उन्होंने कहा भैया 700.50 की है। तो बोले चलो भैया आपकी तरफ से छूट कितनी मिलेगी, तो उन्होंने कहा हम इतनी छूट आपको दे सकते हैं। छूट दिया का मतलब क्या होगा, उतने रुपए कम होंगे। अब कम होंगे मतलब क्या करना बेटा, अपन को घटाना है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हल, है ना, तो शर्ट का मूल्य कितना है हमारे पास 700.50, छूट कितनी मिली 122.65 की, घटा दीजिए, है ना। तो 0 में से 5 गया, क्या आ गया 5, तो यहाँ बचा 4, ठीक 4, एक उधार लिए तो ये हो गया 14, 14 में से 6 गया, कितना जाएगा ये 8, ठीक है। यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 गया 5। तो इसका मतलब है कि वो जो शर्ट मिलने वाली है ना, जो खरीद जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि अतः शर्ट 577.85, है ना, रुपये 577.85 रुपये का मतलब वही होता है कि इतने रुपए हैं और इतने पैसे हैं, दशमलव लगा दिया, इसलिए उनको अलग अलग नहीं लिखना है ना। 577.85 रुपये, है ना, में खरीदी जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आशा करते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 17 तक जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो अगले वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अगले वीडियो में 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करा देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि हमको प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 17 तक जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है वो आपको पूरे बन जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके बताएं, आपके डाउट के अकॉर्डिंग भी हम वीडियो लेकर आएंगे और आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है और आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारे वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।